हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज टाइम हो चुका है स्टार्ट करने का विद ए न्यू चैप्टर इन फिजिक्स क्लास 9th। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके। सो ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बेटा हर प्लैनेट दुनिया का हर प्लैनेट जो है, कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट ही क्यों बेटा, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास सपोज m1 है। ओके। और दूसरा मास जो है m2 है। क्लियर। दुनिया का कोई भी प्लैनेट अगर उसके पास मास है तो दोनों प्लैनेट बेटा एक दूसरे को खींचते हैं। ओके। ये पहला प्लैनेट है तो ये दूसरे प्लैनेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ये इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींचेगा कि भाई तू मेरे पास आ जा। ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा फोर्स ऑन सेकेंड प्लैनेट, सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ वन। बेटा प्लैनेट नहीं ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक ना, क्योंकि प्लैनेट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, तो ये बेटा किस पे लग रहा है फोर्स, सेकेंड बॉडी पे। किसकी वजह से लग रहा है बेटा, फर्स्ट बॉडी की वजह से। ओके। सो दिस फोर्स इज सेड टू बी F21 एंड सेकेंड बेटा ये क्या कहलाएगा, F12। ये वाली बॉडी भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। क्लियर हो गया। और बच्चों मजे की बात तो है कि जो F12 जितनी अमाउंट में होता है उतना ही क्या होता है, F21 अमाउंट में होता है। क्लियर होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर ये फोर्स अगर 400 न्यूटन का है तो ये वाला फोर्स भी कितने न्यूटन का होगा, 400 न्यूटन का ही होगा। मतलब दोनों फोर्स अमाउंट वाइज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो एक तरीके से ये बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन का नाम जो नाम दिया था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो इसलिए इन फोर्सेस को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फोर्स। क्या बोलते हैं, यस एग्जैक्टली। तो बेटा देखिए यहाँ पे 400 न्यूटन मैंने कहा कि दोनों ही इक्वल अमाउंट का फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर। तो ये फोर्स जो होते हैं न्यूटोनियन फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन। बिकॉज न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो फोर्सेस कहलाएंगे ये न्यूटोनियन फोर्स कहलाएंगे। क्लियर। सो F12 इज इक्वल्स टू F21। सो ये हमारे पास बच्चों ये जो फोर्स आपने देखा, दोनों ही बॉडीज एक दूसरे को लगा रहे हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। तो ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों। तो आप दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी बॉडी या बड़े से बड़े हेवनली प्लैनेट की बात करेंगे तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इक्वल अमाउंट का होगा, और ये कहलाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे बेटा यहाँ पर युवराज ने कहा, एक शब्द यूज किया कि सर ग्रेविटी। क्या यूज किया, ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, अगर आप अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, किसके बात कर रहे हो, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो बेटा जितने भी फोर्स हो जाते हैं वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फोर्स ड्यू टू। और इन पर लगने वाले इसी फोर्सेस को ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। मतलब यदि आप अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो बेटा जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तब वो ग्रेविटी कहलाएगी यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट लॉ इन दिस चैप्टर, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बेटा, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह ये लगेगा। ऐसा नहीं कि केवल अर्थ के लिए वैलिड है, जितनी गैलेक्सी हैं, जितने प्लैनेट बेटा सबके लिए ये वैलिड है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके। क्या कहता है ये लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट फोर्स। बेटा प्लैनेट मत लिख देना एग्जाम में, क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। हाँ, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट बेटा दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स से अपनी ओर पुल करता है। लाइक बेटा ये पहला पहला ऑब्जेक्ट है। सो ये बेटा पहले इसको दूसरे को खींचेगा और सेम अमाउंट से दूसरा वाला पहले को भी खींचेगा। इवन मैंने तो ये बता दिया कि ये जो पहला वाला है दूसरे की तरफ किस फोर्स से खींचेगा, दिस इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, एंड दिस इज फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। क्लियर कि नॉट क्लियर। और दोनों ही फोर्स अमाउंट वाइज इक्वल होंगे, मतलब जो F1 होगा वही क्या होगा, F12, और दोनों की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी, क्या होगी, F। अमाउंट में दोनों क्या होंगे, इक्वल। बट बेटा डायरेक्शन वाइज दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, तो डायरेक्शन वाइज अपोजिट। क्यों क्यों देख लो बेटा, ये इधर लग रहा है राइट साइड में, ये कहाँ लग रहा है,
बैक साइड में फॉरवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लग रहे हैं। तो अगर मैं आप बोलूं F12 इज इक्वल टू F21, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, मगर यदि मैंने वेक्टर लगा दिया, यहाँ डायरेक्शन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, जो बताएगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा है कि सर अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को कोलैप्स कर जाना चाहिए। मून अर्थ पे टकरा जाए या अर्थ मून पे टकरा जाए, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स से खींचते हैं। बेटा ये मुझे एक बात बताइए, आपने आपने देखा है कई बार कि अ, अगर आप अपने फ्रेंड को टाई पकड़ के घुमाओगे हाथ से, आप अपनी तरफ खींच रहे होते हो कि नहीं खींच रहे होते हो? और उसकी भी टाई पे खिंचाव महसूस हो रहा होता है, वो उधर की तरफ खींच रहा होता है। अब ये बताइए, आप अपने फ्रेंड को टाई पकड़ के घुमा रहे होते हैं, तो क्या वो आपके ऊपर गिर पड़ता है कि नहीं गिरता? नहीं गिरता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बेटा आप जो है इसको फोर्स दे रहे हैं, वो एक्चुअली वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है, और उस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। क्या करने लगता है? अगर किसी दिन ये रेस्ट पे आ जाएगा बेटा, तो डेफिनेटली ऊपर गिर जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? आप पानी में भरी हुई बाल्टी ले लो, ये देखो पानी से भरी हुई क्या ले लो? बाल्टी ले लो, और हाथ में पकड़ करके इसको सर्किल में घुमाओ इस तरीके से। यस और नो? बाल्टी तो छोड़ो बेटा, बाल्टी का एक बूंद पानी भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि दोनों पर इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, तो फंडा किसका है बेटा? इसको आपने मोशन दे दी है। क्या दे दी है? मोशन। बट जैसे ही आप बाल्टी को रोकेंगे, वो पानी आपके ऊपर छलकना शुरू हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपने बचपन में खेला भी होगा, एक बॉटल ले ली होगी, बॉटल का मुंह खोल दिया होगा, और बॉटल के मुंह खोल लेने के बाद आप तेजी से घूमिए, आप देखिए बॉटल का एक भी पानी आपकी तरफ बाहर नहीं आएगा, भले आपकी बॉटल फुल हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? आ गया समझ में बेटा? तो ये रीज़न है, इस पर है एक क्वेश्चन आपके अभी आने वाला है, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं बेटा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ये है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो भाई न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा कि अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है बेटा। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे सेम अमाउंट का। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मास के नहीं बेटा, मास के प्रोडक्ट के, मास के प्रोडक्ट के। अब देखो बेटा, अगर एक का मास बहुत कम है और दूसरे का मास बहुत ज्यादा है, तो बेटा प्रोडक्ट तो ज्यादा ही आएगा ना। जैसे मान लो एक 2 पे है और एक 10 पे है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 20 आएगा। तो भी फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब इसका भले ही मास कम है, मगर इसको फोर्स ज्यादा रियलाइज होगा, क्योंकि फोर्स लगाने में दोनों मास का कंट्रीब्यूशन है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों मास का प्रोडक्ट। ओके, सो एंड सेकेंड थिंग, जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा पहली लाइन तो ये बता दी, दिस इज नंबर वन। एंड सेकेंड नंबर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका m1 m2 हो गया पहली चीज। क्या बताई? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2। सब फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। एंड सेकंड इक्वेशन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हो गया? दोनों को बेटा मर्ज कर दो। ऑन मर्ज बोथ ऑफ देन यू विल गेट m1 m2 न्यूमरेटर में आएगा, और d का स्क्वायर किस में आएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो बेटा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एलिमिनेट होने पर बनेगा g m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। बेटा जी यहाँ पर ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है? यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लिए बेटा ये सेम है और कभी बदलने वाला नहीं है, और ना ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। आप हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, धरती, पाताल कहीं भी चले जाओ, बेटा जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, गलत बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? हाँ, कांस्टेंट। बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया? ये क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो आपका कांस्टेंट बना, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा जी की वैल्यू जो है, हेनरी कैंडविश एक साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे, है ना, उन्होंने निकाली थी। कैंडविश ने जी की वैल्यू
फाइंड की थी, और जी की वैल्यू बेटा आपको याद करनी पड़ेगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये इतनी बड़ी यूनिट हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, याद कर पाएंगे? आओ बेटा बता देता हूँ। देखो अभी आपने फोर्स की वैल्यू क्या निकाली बेटा, G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जी को रोक लो बेटा, तो जी को रोक लिया तो एफ चला गया, यहाँ m1 चला गया, यहाँ m2 चला गया। गलत कर दिया हमने कि बेटा डी स्क्वायर जाना था, किसको जाना था, डी स्क्वायर को, तो एफ के साथ डी स्क्वायर चला गया, और नीचे बैठ गया बेटा m1 और m2, और इधर पे क्या बैठा है, जी। अब देखिए जी के मैं यूनिट बना रहा हूँ बेटा, फोर्स को किस में नापा जाता है, न्यूटन में। बेटा डिस्टेंस को किस में नापा जाता है, मीटर में। बेटा एसआई यूनिट मीटर होती है, तो न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको माइनस मत समझना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम दो बार है तो कितना आ गया, किलोग्राम स्क्वायर। तो आंसर बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बन गई आपकी एसआई यूनिट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए बात करते हैं ग्रेविटी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगाती है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर पाथ में अगर आप एक रस्सी से बाल्टी को बांध के घुमा रहे हो, तो बेटा वो रस्सी सेंटर पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, सेंटर की तरफ खींचेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक इसी तरीके से बेटा जितने भी प्लैनेट है प्लैनेटेरिय सिस्टम में, सब पर सन क्या लगाता है बेटा, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। सन पर सन क्या लगाएगा, सब पे फोर्स लगाएगा, और सबको क्या करेगा बेटा, अपने अबाउट मूव कराता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हो गया क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखो बेटा, ये सबके सब ये फोर्स लग रहा है इस पे सेंटर की तरफ, और ये फोर्स कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया? अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लगाने के साथ साथ ही ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। कौन सा फोर्सन, सर्कुलर मोशन, यानी कि ऑर्बिटल मोशन। तो बेटा इन सब की क्या होगी, एक ऑर्बिटल स्पीड होगी। क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड। जैसे चांद जो है एक फिक्स ऑर्बिटल स्पीड से अर्थ के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये देखिए, ये चांद जो है अर्थ के अबाउट फिक्स स्पीड से क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो आइए देखते हैं, gravitational pull prevents the object for flying out and instead it keeps on moving in uniform speed along the circular orbit. बेटा ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, इनको एस्केप होने से, इनकी ऑर्बिट छोड़ के जाने से रोकता है। अगर मान लो बेटा ये चांद है, अगर इस पे सर यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग रहा होता, तो ये बेटा ये हमारे ऑर्बिट में बंधा घूम नहीं रहा होता। कहा क्या करता है, छोड़ करके चला जाता, छोड़ करके चला जाता। समझ गए? और ये क्या करता है, इसके अलावा इसको कीप इट मूविंग, ये हमेशा इसको चलाता रहता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है बेटा, तो जैसे चांद मूव कर रहा है वैसे वैसे बेटा चांद तो बहुत दूर है, बट हमारी अर्थ के कई किलोमीटर से, लगभग 300-400 किलोमीटर पे हमारे सैटेलाइट जो होते हैं वो भी बिल्कुल इसी ऑर्बिट में मूव करते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? वो भी एक अपना अपना ऑर्बिट बनाते हैं, और अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। बेटा सेम फोर्स, बेटा कैसे फोर्स लगता है, सेम फोर्स लगता है, जैसे चांद पे लगता है वैसे इन पे भी लगता है। अब जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर आपने हमसे पूछा कि ये ऑर्बिट में सैटेलाइट कैसे घूमते हैं। बेटा सेम कंसेप्ट है, सैटेलाइट में बेटा क्या होता है कि सैटेलाइट में आप जो है यहाँ पर अर्थ बेटा सैटेलाइट में भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, ओके, और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सैटेलाइट हमेशा क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, कि आप जितने करीब अगर होंगे, जितने करीब, आपको उतना ज्यादा वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, तो और पुल भी उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पुल कम होगा, और डिस्टेंस घट जाएगी तो पुल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यस। तो आपने देखा होगा बेटा, जो कॉमेट अटैक होता है बेटा, अर्थ के ऊपर जो कॉमेट वगैरह आकर के गिरा करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये दूसरे प्लैनेट के ग्रेविटेशन पुल में बंधे होते हैं, बट बहुत दूर होने के कारण कभी कभी इन ये छूट जाते हैं। समझ में आ गया? इन पर अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा, और ये छूट करके बेटा फिर सीधे रेडियल मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रेडियल, मतलब कि सीधे रास्ते में चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि छूट गए हैं तो ये भी घूमते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं टूटेंगे ये। समझ में आ गया ना? जैसे छूटेंगे तो ये रेडियल मोशन करते हुए सीधे निकल जाएंगे। क्लियर? अब मान लो रेडियल मोशन करते हुए बेटा ये दूसरे के एनवायरमेंट में आ गए। क्लियर? अब मान लो ये दूसरे के एनवायरमेंट में आ गए, देखिए यहाँ पर इस पर सीधा सीधा फोर्स लगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस पर बेटा ये जो फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल वाला नहीं है, ये इस पर सीधा फोर्स लगेगा, तो अर्थ क्या होगी, इनको सीधे अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ, नहीं, देखिए आप तो कह रहे हैं कि ये ऑर्बिट में अर्थ के घूमेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑर्बिट में अर्थ के नहीं घूमेगा भैया। इसको एक फिक्स ऑर्बिटल स्पीड चाहिए थी, इसको एक फिक्स ऑर्बिटल स्पीड चाहिए थी जो उसके प्लैनेट में सेट थी। अब ये मत समझिए कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड मान लो 67 है, तो ये 67 लेकर के अपने अर्थ के पास आएगा तो अर्थ भी घुमा लेगी, नो वे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? बल्कि मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर कहीं दूसरा प्लैनेट यदि आ करके इधर पे घूमता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऑर्बिटल स्पीड को गेन कर ले। क्लियर? क्योंकि बेटा हर ऑर्बिट की ऑर्बिटल स्पीड अलग अलग होती है। जैसे ये अर्थ है बेटा, तो करोड़ों किलोमीटर का रीजन है इसके पास में, करोड़ों क्या, कभी खत्म ना होने वाला रीजन है, बोलो है कि नहीं है? अब भैया कोई 4 किलोमीटर पे भी घूम सकता, कोई 10 पे, कोई 50 पे, कोई 15 पे, बस उसकी स्पीड वैसी होनी चाहिए उसके। तो बेटा अब मान लो इस शेल की ऑर्बिट है, इसकी स्पीड है 324 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब जरूरी थोड़ा ना है बेटा कि वो वाला 324 पे ही आके गिरेगा, तो वो है ना, तो या 324 की ही बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? मतलब आप ये समझो सीधी सीधी बात की, ये अर्थ है और किसी भागती हुई चीज की, भागते हुए बच्चे की टाई पकड़ के उसको घुमाने लगना, मतलब एक बच्चा दौड़ करके आ रहा है और उसको वहां से उसके अर्थ ने टाई पकड़ ली, तो दौड़ते हुए बच्चे की टाई पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे एक दौड़ता हुआ एक कॉमेट आया है, उसको अपनी वेलोसिटी दे पाना बहुत मुश्किल है, रेडियल वेलोसिटी, और अपने उसको ऑर्बिट में बना के सेटेलाइट बना लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्थ का कोई अभी तक कोई सेटेलाइट नहीं है, एक चांद ही है जो घूम रहा है इतने सालों से, अभी तक कोई दूसरा सेटेलाइट नहीं आ पाया कि चल करके कहीं और से आ जाए और वो भी घूमना शुरू कर दे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जैसे प्लेसमेंट के बाद था, उसकी वेलोसिटी उतनी थी पर छूटने के बाद उसकी वेलोसिटी अलग बदल रही हो। देखिए ऐसा नहीं हुआ है कि अभी अभी तक कि भाई प्लैनेट के बाजू में कोई कोई दूसरे प्लैनेट का कोई मून रहा हो और वो छटक करके कहीं चला गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे जैसे अच्छा, जुपिटर मतलब एक ही मतलब यदि आप ये कह रहे हैं कि दो दो मून है तो दोनों की सेम वेलोसिटी। जैसे किसी प्लैनेट का कोई मून है, हम्म। उसकी वेलोसिटी पहले उसके ऑर्बिट में जितनी थी हम्म। और उसके बाद छूटने के बाद जितनी वेलोसिटी सेम रहेगी। नहीं, कभी नहीं बेटा, हर एक ऑर्बिट की अलग अलग वेलोसिटी होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर वो छूट गया है, हाँ अच्छा समझ गया मैं आप क्या कह रहे हैं। देखिए छूटने के बाद जिस पॉइंट पे छूटा है, जिस वेलोसिटी से छूटा है उस वेलोसिटी से वो इनडेफिनेटली मूव करता रहेगा, समझ गए? यदि बिल्कुल बिल्कुल उसी वेलोसिटी से, अगर आप स्पेस में अपना जूता भी छोड़ करके आएंगे और अगर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है बेटा, तो जिंदगी भर वो जूता 4 मीटर पर सेकेंड से स्पेस में चक्कर लगाता रहेगा। क्लियर हो गया? यस। क्योंकि वहां फ्रिक्शन भी नहीं है एयर का कि उसको कम कर सके, एब्सोल्युटली वैक्यूम है। क्लियर हो गया बेटा? यस। तो ये तो हो गई ग्रेविटेशनल की बातें। अब देखिए वाई डोंट सैटेलाइट फॉल इनटू द अर्थ, वैसे शब्दों में मैंने बता दी कि आप जब टाई पकड़ के घुमा रहे हो तो कैसे गिर जाएगा कोई, है ना? तो भैया इसलिए सैटेलाइट और ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट नेवर रीचिंग इट। सैटेलाइट जो होते हैं हमेशा फॉलिंग टुवर्ड, मतलब उन पर फोर्स जो है बेटा सेंटर की ओर तो लग रहा होता, मगर कभी वो जमीन पे टकराते नहीं है, वो जमीन पे कभी भी नहीं टकरा सकते हैं, बट नेवर रीचिंग इट। Satellite have high enough horizontal velocity so that they constantly miss the earth। सैटेलाइट के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जिससे कि बेटा वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ में आ गया? उनके पास क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जिसके कारण वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और अर्थ में कभी गिरते नहीं है। बोलिए आ गया इतना समझ में बच्चों आपको? तो सैटेलाइट आर ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ बट नेवर रीचिंग इट, कभी ये अर्थ को नहीं प्राप्त करते हैं। सैटेलाइट हैव हाई इनफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जिसके कारण ये लगातार मूव करते रहते हैं। अगर इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बेटा डेफिनेटली ये गिर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट आपका ग्रेविटेशन का पहला पार्ट। अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे बेटा एक महान साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानस केपलर। बेटा न्यूटन जो है वो आए थे 16th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना? मतलब आज से 400 साल पहले, आज से 400 साल पहले। मगर बेटा उनसे भी पहले बेटा 14th सेंचुरी में आए थे जोहानस केपलर, जो उससे भी बहुत पहले आ गए थे। क्लियर हो गया ना? न्यूटन तो 16th सेंचुरी में थे, 1600 के आसपास थे, 1600 से 1700 के बीच का उनका काम धाम था। समझ में आ गया? बट उनसे भी पहले भाई साहब केपलर आ गए थे, जोहानस केपलर। और जोहानस केपलर ने बेटा तारों की गणना करके, आसमान को देखते थे, है ना, और वो गणना करके कैलकुलेट करके उन्होंने कुछ लॉज दिए, उसको बोलते हैं केपलर्स लॉ। क्या लॉ दिए? केपलर्स लॉ, है ना बेटा? हाँ बेटा, सबसे पहला था बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट बेटा रोमन संविदा के खिलाफ,
जा करके, क्योंकि रोम के लोग जो हैं सूर्य को अपना देवता मानते थे। क्या मानते थे रोम के लोग सूर्य को अपना देवता? और वो लोग सूर्य को कहते थे अपोलो। क्या बोलते थे बेटा? अपोलो हमारा देवता है। समझ में आ गया? बहुत हैपोक्रेटिक लोग थे बेटा, मरवा देते थे छोटी छोटी बातों पे। उनका राजा बहुत प्रताड़ित करता था, लोगों की आंखें निकलवा देता था। तो बेटा क्या कहते थे वहां के लोग? वो लोग कहते थे कि ये हमारी अर्थ है और हम लोग को वॉच कर रहा है सूर्य। हम लोग को क्या कर रहा है? सूर्य वॉच कर रहा है, मतलब अर्थ के अबाउट सूर्य घूमता था, क्योंकि वो देखते थे कि अर्थ सूर्य ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में डूब जाता है। तो वो लोग कहते थे हम लोग रुके हुए हैं, वो सूर्य हम लोग को वॉच करता है, घूमता रहता है, देखता रहता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? वो लोग ये मानते थे। बेटा पहली बार जोहानस केपलर आए, बोले कि देखो भैया, सूर्य हमारे बाजू में नहीं घूम रहा है, एक्चुअली हम सन की ऑर्बिट कर रहे हैं। सो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द टू फोकाई। कह रहा है कि जो ऑर्बिट है बेटा प्लैनेट का, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स। उन्होंने कहा कि बेटा जो भी प्लैनेट हमारे पास यहाँ पे हैं सौर मंडल में, उनकी सबकी जो ऑर्बिट है वो क्या है? एलिप्टिकल है। क्या है बेटा? सबकी ऑर्बिट एलिप्टिकल है। और सन बेटा इसके एक फोकस पे बैठा हुआ है। बेटा एलिप्स एक शेप होता है जिसकी दो फोकस होती है। कितनी फोकस होती है? दो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं बता सकता हूं कि सन कौन सी वाली फोकस में बैठा है, मगर सन जो है किसी एक फोकस में बैठा हुआ है। और ये जो ऑर्बिट, ये जो है, ये जो आपके पास में सन अर्थ है या अनर प्लैनेट है, ये कंटिन्यूअसली इस ऑर्बिट में, इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं घूम रहे? ये बताया किसने बेटा? जोहानस केपलर ने। किसने बताया बेटा? जोहानस केपलर ने। ठीक है ना? और बात भी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही निकली। बाद में देखा गया कि सन की एग्जैक्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो अर्थ है बेटा वो ऑर्बिट में ही है। किस एलिप्टिकल शेप में। किसमें है? एलिप्टिकल शेप में। बेटा आज तक बचपन में आपने सौर मंडल ऐसे ही पढ़ा होगा कि सन बीच में है, बट बेटा एग्जैक्टली ये सही नहीं है। सन जो है बीचों बीच में नहीं है। सन कहाँ पर बैठा हुआ है? एलिप्ट की फोकस पे, एलिप्स की फोकस पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? दूसरा लॉ बेटा केपलर का, दूसरा लॉ था इक्वल एरिया का लॉ। दूसरा लॉ क्या था? इक्वल एरिया। बेटा यहां पर क्या बताया? देखिए जोहानस केपलर ने बड़ी मस्त बात करी। इन्होंने कहा बेटा कि सन की रिस्पेक्ट में प्लैनेट की वेलोसिटी ऐसी होती है कि ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। मान लो बेटा यहाँ पर कवर है 7 दिन का है, 7 दिन का है। तो यहाँ पर बेटा 7 दिन में पहले प्लैनेट यहाँ था, 7 दिन के बाद प्लैनेट यहाँ आ गया। क्लियर हो गया? तो सन के रिस्पेक्ट में बेटा यहाँ जो झाड़ू लगाएगा प्लैनेट, मतलब ये जो एरिया बनेगा बेटा, अब अब अगर मान लो कि ये जितना एरिया, मान लो ये एरिया आ रहा है बेटा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब मान लो बेटा यही प्लैनेट जो है आगे जा करके, अब सन की रेडियस बदली बेटा, यहाँ पे प्लैनेट की रेडियस बदली। अब मान लो बेटा ये सन के करीब में आ चुका है, तो अगले 7 दिन में भी बेटा ये इतना ही एरिया ट्रेवल करेगा। मतलब डेफिनेटली बेटा प्लैनेट को तेज चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लैनेट को तेज, क्योंकि बेटा एरिया मेंटेन करना है। बोलो यस और नो? तो यहाँ पे तो लंबाई में एरिया ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे लंबाई कम है, देख लो रेडियस छोटी है। तो प्लैनेट को आर्क बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब प्लैनेट को क्या करना पड़ेगा? तेज चलना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट जो होगा वो तेजी से घूमेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने महसूस भी किया होगा बेटा कि ठंड के समय में दिन छोटे होते हैं। दिन क्या होते हैं? और रातें क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो देखिए यहाँ पे अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट। झाड़ू लगाना मैंने शब्द बोला था, मतलब एक लाइन सेगमेंट होता है जो सन को प्लैनेट से ज्वाइन करता है। ये प्लैनेट की पहली पोजीशन, ये प्लैनेट की दूसरी पोजीशन। तो बेटा सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा। कवर आउट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड बेटा लॉ है केपलर्स का, जिसका नाम है लॉ ऑफ पीरियड, यानी समय का नियम। किसका नियम? समय का नियम। जोहानस केपलर ने क्या बताया? जोहानस केपलर ने बताया कि भाई साहब आप जो है, आपको टाइम पीरियड निकालना है किसी प्लैनेट का। किसी प्लैनेट का क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटल टाइम पीरियड, मतलब जैसे ये अपना अर्थ है, तो इसका जो ये टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में लगा हुआ समय। क्लियर? सन के अबाउट पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, टी का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा, प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल? इसकी मेजर एक्सिस। बेटा दो एक्सिस होती है एलिप्स में, ये होती है मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये क्या होती है?
मेजर एक्सिस, ये वाली एक्सिस होती है मेजर एक्सिस। तो उन्होंने कहा जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो मेजर एक्सिस का आधा, मेजर एक्सिस का आधा, मतलब मेजर एक्सिस की आधी रेडियस क्या होगी, आर। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मेजर एक्सिस का आधा कहलाता है बेटा सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर एक्सिस को सेंटर से नाप के डिस्टेंस कितनी बोलते हैं, कैपिटल आर। क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। तो ये डिस्टेंस बेटा कैपिटल आर है, और यही बताया आपके केपलर साहब ने कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर कि नॉट क्लियर। मेरे पहले डॉगी का नाम T2 था, क्या नाम था, T2, इसलिए मैं इसको याद करता हूं T2 प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। क्लियर। तो बच्चों ये थे 3 लॉ बेटा केपलर्स के। अब आइए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखो बेटा अर्थ जो है, आपको हमने बताया कि अर्थ जो है बेटा हर बॉडी पर, इवन दुनिया की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, बोलो यस और नो। तो ऐसे बेटा यहाँ पे अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही ग्रेविटी की। किसकी बात हो रही है, ग्रेविटी की। तो अब जब वर्ड ग्रेविटी आ जाए मतलब सीधी सीधी बात कर लो, अपनी मदर अर्थ आ चुकी है। क्लियर। क्योंकि वर्ड ग्रेविटी आ चुका मतलब अपनी मदर अर्थ की बात हो रही। तो बेटा ये अपनी अर्थ है। अब अर्थ बेटा हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, और कहाँ खींचेगी बेटा, सेंटर की तरफ। कहाँ खींचेगी, क्योंकि बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैं बताना भूल गया, ये सेंटर टू सेंटर लगता है। कहाँ लगता है, सेंटर टू, मतलब एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में लगता है। तो बेटा अर्थ इस चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, खींच रही है। अब अर्थ बेटा जब इस चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ये सेंटर की तरफ खींच रही है, तो आपको पता है कि फोर्स से खींच रही होगी। एंड ऑल यू नो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू। बेटा धरती के एक्सेलरेशन के लिए, अर्थ के एक्सेलरेशन के लिए एक डेडिकेटेड वर्ड यूज कर दिया गया जिसका नाम है जी। क्या नाम है, मतलब ए के प्लेस पे जी खेलेगा, कौन खेलेगा, जी। तो ये जो जी कहलाता है बेटा इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा केवल ये अर्थ के लिए है, याद रखना, और किसी के लिए नहीं है। समझ में आ गया। तो अर्थ के लिए ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, जी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। एफ बेटा क्या हो जाएगा, एफ आपका फोर्स हो जाएगा जो दोनों के बीच में लग रहा है, बोलो यस और नो। और एम क्या हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन एम, एम मतलब जिस बॉडी पर लग रहा है, क्योंकि फोर्स इस बॉडी पर लगेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जी इक्वल्स टू एफ अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बना लेते हैं। अब आप जानते हैं बेटा कि यहां पर जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ाया आपको कि एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा। अगर मान लो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। क्या है, स्मॉल डी। मैं कहूंगा बेटा बेटर मजेदार के लिए, मजे के लिए आप इसको स्मॉल आर मान लो। क्या मान लो, स्मॉल आर, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले आपको स्मॉल आर के टर्म्स में मिलेंगे। तो बेटा ये फॉर फोर्स क्या बन गया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। आ जाओ बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, स्मॉल जी इज इक्वल टू लगने वाला फोर्स क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम, एम यानी कि मास ऑफ अर्थ, एम मतलब कि मास ऑफ अर्थ, बॉडी का मास स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई एम। तो बेटा एक एम यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये एम से ये एम क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा जी का डेरिवेशन आ गया आपके पास में, कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आ गया समझ में। ये क्या है बेटा, ग्रेविटेशन एट एनी पॉइंट पी। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट पी, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो वो आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ अब देखो बेटा यहाँ पे आप, अभी आपने क्या निकाली, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आपने निकाली, कैपिटल जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। डन बेटा। अब आप इस चीज को समझो बेटा कि जैसे ये हमारे पास में बहुत ज्यादा बड़ी अर्थ बना दी, थोड़ी छोटी बना लेता हूं। अब मान लो बेटा ये आपके पास में दिस इज योर मदर अर्थ, ओके, ये इसका सेंटर है, ओके, मास ऑफ अर्थ। क्लियर बेटा। अब बेटा इस अर्थ की एक पर्टिकुलर खुद की रेडियस होगी, ये लीजिए, ये अर्थ की खुद की रेडियस है बेटा, इसको हम बोलते हैं आर ई। क्या बोलते हैं, आर ई। मास कहलाता है एम ई, मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू आर ई। ओके। अब बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बहुत दूर है, पॉइंट पी पे आपका मास रखा हुआ है स्मॉल एम। क्या रखा है, मास स्मॉल एम। तो आपका मास यहाँ पे बहुत ऊपर रखा हुआ है। तो मैं मान सकता हूं बेटा कि ये सरफेस से कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। कितनी हाइट पे है,
h हाइट पे, और टोटल डिस्टेंस को सेंटर टू सेंटर क्या बोल दिया है मैंने, स्मॉल r बोल दिया है कि नहीं बोल दिया है। तो समझिए इस बात को, क्या आप स्मॉल r को r अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अंदर की चीज प्लस ऊपर का h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच। तो बेटा ये डेरिवेशन क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल्स टू, जी इक्वल्स टू, है ना, इस पॉइंट पी को ले लो, इसका पॉइंट पी ले लो, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एट पॉइंट पी, क्या लिखेंगे, जी एट पॉइंट पी पर। क्लियर बेटा। तो पी पर ये क्या बन जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई मास ऑफ अर्थ, और नीचे क्या है बेटा, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप अर्थ के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी एक्सेलरेशन इससे काउंट कर सकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए, मान लो इस डिस्टेंस को कम करके हम आ जाते हैं सेंट ऊपर, ऑन द अर्थ सरफेस। कहां पर आ गए हम लोग, ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहां की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, अगर आप अर्थ की सरफेस पर आ चुके हो और जो बॉडी आपकी पॉइंट पी पर थी उसको आपने खसकाते खसकाते अब आपने यहां पे रख दिया, स्मॉल एम सरफेस पे आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए आपकी हाइट जो है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि हाइट को आपने कम कर दिया, कम करते 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 यहां पे ले आए, तो हाइट आपकी कितनी हो गई जीरो की नहीं हो गई। अब आपका केवल जो डिस्टेंस है बेटा, वो केवल किसके इक्वल है, आर ई के इक्वल है कि नहीं है। तो ऑन द अर्थ सरफेस आपके पास में जो फॉर्मूला निकलेगा जी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल मास ऑफ अर्थ अपॉन, क्या हो जाएगा, यहां पे आर प्लस एच था, आर ई प्लस एच था, तो एच की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, जीरो, तो केवल आ जाएगा आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर। बेटा ये जो वैल्यू आती है इसको पुट करने पर, अब आप जहां पे वैल्यू रखोगे जी की, तो जी की वैल्यू आती है कैपिटल जी कितना, 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, अर्थ का मास बेटा समथिंग 10⁻31 किलोग्राम होता है, अभी देख लेंगे, राइट नाउ मुझे याद नहीं है, समथिंग इंटू 10⁻31। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बेटा होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, मतलब 6 4 और साथ में 2 जीरो ये और 1 2 3 जीरो ये, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा जी की वैल्यू आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग 10 भी कई बार मान लेते हैं, बट यदि दिया गया हो तो 9.8 ही लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बेटा ये होता है, तो याद रखना कि बेटा ये जो जी है ये अर्थ की सरफेस पर है, ऊपर है अर्थ के। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, अर्थ के ऊपर है। अगर आप और ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां देखो डिनोमिनेटर में हाइट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या हो गया, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। और सॉल्व करने पर ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने क्या बताया कि अर्थ जो है जिस एक्सेलरेशन से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर कि नहीं क्लियर। हाँ, तो ये कहलाता है अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जी की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली, दैट इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ की बात करेंगे बेटा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ का है। किसका है ये, अर्थ का। बेटा मून का मास और कम है, मून का मास और कम है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर आप बात करोगे मून की तो आपने फॉर्मूला क्या निकाला जी का, सब प्लैनेट के लिए जी जो होता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। देखो बेटा ये याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है, मैंने मास ऑफ अर्थ नहीं लिखा है। अब हम यदि बात कर रहे हैं जी मून की, बोलो क्या बोलेंगे, जी मून, तो कैपिटल जी तो सेम रहेगा। बताओ यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आएगा कि मास ऑफ मून आएगा, मास ऑफ मून आएगा। और रेडियस ऑफ अर्थ आएगा कि रेडियस ऑफ मून आएगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून। और जब रेडियस लिखते हैं तो अपन कैपिटल आर लिख देते हैं, तो दिस विल बी कैपिटल आर मून का होल स्क्वायर। और बेटा अब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा है और मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है। समझ में आ गया? यस। ऐसे तो ज्यादा है तो फिर मून मून ज्यादा पास आनी चाहिए। देखिए अब देखिए, कोई चीज पास आती है, कोई चीज दूर जाती है फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से नहीं। एक्सेलरेशन एक क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज होगी, समझ में आया? इस चीज को ऐसे समझिए कि एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है अर्थ पे और एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है मून पे। समझ में आ गया? अगर आपको दोनों बुर्ज खलीफा के ऊपर से धक्का दे दिया गया तो आप यहां पर बहुत तेजी से जमीन में टकराएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हर सेकंड में आपकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बदल रही है। क्यों? देखिए अर्थ का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितने से बढ़ जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपकी वेलोसिटी हर सेकंड में कितने से बदल जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, इसको 10 मान लो। क्या मान लो इसको? 10 मान लो। ऐसा समझो कि यदि आप अर्थ में किसी बिल्डिंग से, बुर्ज खलीफा से कूद रहे हो, तो आपकी फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे कितनी थी? जीरो थी। टी इक्वल टू जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। समझना, एक बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं। अगर एक सेकंड आएगा तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10। क्योंकि एक सेकंड में आपका चेंज कितना आ रहा है? 10 मान लिया ना आपने 9.8 को, तो पर सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है। अगले सेकंड में बेटा, ये एक सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 और 10 20। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप 20 मीटर पर सेकंड से, फिर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30। फिर कितनी हो गई? 40। मतलब हर सेकंड में 10 का बूस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब यदि आप यही बुर्ज खलीफा आपका मून में बना हुआ है, कहां बना हुआ है? मून में। तो चलिए आपके पास कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है? 1.6। इसको मैं लगभग 2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 2। तो देखिए जिस समय आपने कूदे टी इक्वल टू जीरो पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। एक सेकंड के बाद बेटा आपकी वेलोसिटी भी इक्वल टू हो गई 2। फिर अगले सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4। फिर अगले सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6। फिर अगले सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 8। और पांचवें सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। मतलब भाई साहब, जो यहाँ एक सेकंड में गेन कर रहे थे आप, वो यहाँ कितने सेकंड में गेन करोगे? 5 सेकंड में। समझ में आ गया? मतलब यदि आप मून में बुर्ज खलीफा से कूदोगे तो आपको कम चोट आएगी, और अर्थ में भाई साहब पूछो ही मत यार, बचना नामुमकिन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? अगर आप अर्थ में जंप लगा दो और 5 सेकंड में यहाँ 10 की स्पीड में पहुंचोगे, यहाँ आप 5 सेकंड में भाई साहब 50 की स्पीड में पहुंच जाओगे। कितने की स्पीड में? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंच जाओ, जो बहुत ज्यादा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना? मतलब कि मून में छोटी मोटी उछालों से आपको कोई दिक्कत होने वाली ज्यादा नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो बच्चों ये हो गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शन की। देखिए अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, अगर आप क्या मूव कर रहे हैं? अपवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है। तो अगर आप किसी बॉडी को अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस जी। और अगर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो ए इक्वल्स टू कितना रहेगा? प्लस जी। ए इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस जी। क्लियर? अगर आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? प्लस जी, क्योंकि उस समय आप एक्सेलरेट होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? डी एक्सेलरेट। ओके बेटा। अब देखिए जैसे ये बात करते हैं, अगर आप अपवर्ड मूव करोगे बेटा, अपवर्ड मूव करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या बनेगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों बनेगा? हमने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। बोलिए यस और नो। अब आप अपवर्ड मूव कर रहे हो तो आपकी बॉडी क्या होगी? डी एक्सेलरेट होगी, स्लो हो जाएगी, जैसे बॉल को आपने ऊपर फेंका। सो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u माइनस जी टी। यू माइनस जी टी। यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो a के प्लेस पे फिर से आपने क्या यूज कर लिया? माइनस जी। क्या यूज कर लिया? माइनस जी। यहां पर आपके पास में होता था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के इम्पैक्ट में यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों मास एंड वेट की। मास एंड वेट की। बेटा मास क्या है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अभी अभी आपने देखा बेटा कि जो आपके पास में वो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, दोनों फोर्स पे अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बनाया, जो शुरुआत में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखिए, F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? हाँ, डी स्क्वायर। अब बात कर दो, यदि अर्थ के ऊपर की बात कर दो तो बेटा ये अर्थ के सरफेस पर, यदि सरफेस पर लगने वाला फोर्स
है ना, तो अर्थ के सरफेस पर लगने वाला फोर्स GMM अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब बेटा इतना जो पार्ट है, बेटा इतना जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, स्मॉल जी के इक्वल है। अभी आपने डिराइव किया था, देखिए स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर, आर का स्क्वायर, यस और नो। तो बेटा ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो गया, स्मॉल जी के। तो क्या बन गया बेटा, सरफेस पर लगने वाला फोर्स इक्वल टू होगा स्मॉल m बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी। मतलब कोई भी सर अर्थ है बेटा, अर्थ पे कोई भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ बेटा जिस फोर्स से खींचा जाता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। किसके इक्वल होगा, क्योंकि स्मॉल जी की टर्म्स में इस पर लगने वाला फोर्स होगा mg। क्लियर। और बेटा जिस फोर्स से बॉडी अर्थ को खींचेगी, जिस फोर्स से बॉडी सॉरी जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को खींचेगी, सेम उतना ही रिएक्शन फोर्स, अगर ये एक्शन है तो इतना ही रिएक्शन फोर्स अर्थ बॉडी पे लगाएगी। बोलो लगाएगी कि नहीं लगाएगी। भाई आपने जिस फोर्स से जमीन को धक्का मारा उतना ही फोर्स से जमीन ऊपर धक्का मारेगी कि नहीं मारेगी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रिएक्शन फोर्स। क्या बन जाएगा, और ये वेट के तौर पे आपके सामने आता है। तो एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू कितना होता है, m इंटू जी। क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू m इंटू जी। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा तो बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अगर आपको हम आसमान में ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटने लगता है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। इसलिए स्पेस में जाकर के आप क्या हो जाते हैं, वेटलेस। क्या हो जाते हैं, वेटलेस। और हवा में तैरते हैं। हवा में क्या होते हैं, तैरते हैं। आपने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा हवा में तैरते हुए, यस और नो, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो वो वेटलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, वेटलेस। क्लियर हो गया। तो ये देखिए मतलब कुल मिला के mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और उतना ही रिएक्शन फोर्स एज अ वेट आपका ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर आपने क्या सीखा, W इक्वल टू एम जी। क्या सीखा, W इक्वल टू एम जी। तो बेटा जो मास होता है, मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ मैटर। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। और वेट क्या होता है बेटा, वेट जो होता है वो फोर्स होता है। वेट इज अ फोर्स, WEIGHT। वेट क्या होता है बेटा, वेट एक फोर्स होता है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो वेट जो होता है वो फोर्स होता है। जिस फोर्स से अर्थ खींच रही होती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, वो फोर्स कितना होता है, mg। और वही फोर्स mg एज अ रिएक्शन बॉडी पर लगता है, बॉडी पर लगता है, जिसके कारण बॉडी सरफेस पे रुकी रहती है। उस फोर्स को बोलते हैं वेट। क्लियर हो गया। तो जब एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर हैं तो आप वेट की वैल्यू क्या रख सकते हो, mg। क्लियर कि नॉट क्लियर। वेट इक्वल टू mg। आ गई बात समझ में बच्चों, यस। तो वेट एक फोर्स होता है और मास क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ मैटर होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। मास की यूनिट बेटा किलोग्राम में होती है क्योंकि अमाउंट किलोग्राम में नापा जाता है। और वेट एक फोर्स होता है तो वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्लियर ना। तो यस देखिए, ये व्हाट इज मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी के साथ अंदर कितना अमाउंट में मैटर है उसको हम बोलते हैं मास। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कभी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी प्लैनेट में चले जाइए आपका मास उतना ही रहेगा। आपके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर, आपका खून, पानी, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर जो भी है सबके सब छोटे हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे, उतना ही रहेंगे। इसलिए सबका मास उतना ही रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। क्योंकि आपके अंदर का मैटर उतना ही रहेगा, राइट। देन वेट, व्हाट इज वेट, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो, ये कहीं भी कोई बॉडी है उसको अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो जिस फोर्स से अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, क्लियर कि नॉट क्लियर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है बेटा, वेट कहलाता है। दिस वेट इक्वल टू mg एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बेटा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, अगर आप अर्थ में अगर आप अर्थ में बेटा अगर आप अर्थ में इक्वेटर से पोल की तरफ चलना शुरू करें, बेटा ये अर्थ का इक्वेटर है, बोलो यस और नो, और ये अर्थ का पोल है। अर्थ का क्या है, पोल। तो बेटा पता है आपको कि आपकी जो अगर आप अर्थ से इक्वेटर से पोल की ओर चलेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा कि घटेगा, आपका वेट बढ़ेगा। आपका वेट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अभी आपने देखा कि वेट इक्वल टू कितना होता है, m इंटू जी। बोलो यस कि नो। और बेटा जी की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जिस समय आप इक्वेटर पे हैं तो आपकी रेडियस ज्यादा है। आपकी रेडियस क्या है, ज्यादा है ना। आपकी रेडियस ज्यादा है और रेडियस ज्यादा है तो देखिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या है बेटा, कम है। यस और नो। अरे इक्वेटर पे है, अर्थ कैसी है, इस तरह की शेप की है ना, इस तरह की शेप की दबी हुई है। परफेक्ट स्क्वायर स्फीयर नहीं है अर्थ। अर्थ का शेप क्या है, इस तरीके से है, दबा हुआ अंडा।
क्लियर हो गया? तो बेटा रेडियस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी, कम, और ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी क्या होगा, कम। बट जैसे ही आप पोल की तरफ चढ़ेंगे, तो पोल की तरफ जाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम। अरे कम होगी रेडियस बच्चों, रेडियस क्या होगी, कम। अब रेडियस कम होगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ में आ गया? मतलब आप पोल में अपने आप को भारी महसूस करेंगे और इक्वेटर में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। क्लियर? क्योंकि पोल में आपको धरती जोर से खींच रही है और इक्वेटर में आपको धरती थोड़ा सा कम से खींच रही है। कारण क्या है? क्योंकि पोल की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है।